हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में एसिड का क्लासिफिकेशन करने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? कुछ आपको पता होंगी, कुछ नई आपको पता चलेंगी। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसिड हैव सार टेस्ट। तो सबसे पहले एसिड का क्लासिफिकेशन भी इसी बेसिस पर हुआ था। ओके, सेकंड देखिए क्या है? एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं या उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो जैसे एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स का एसिड पर क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ और तरीके के इंडिकेटर्स भी हम पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे देखिए, अगर लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर भी दो कलर में आते हैं, रेड में और ब्लू में। तो अगर रेड है तो वो तो सेम ही कलर रहेगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस है, आप चाहो तो लिख लो, ब्लू लिटमस है तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर रेड हुआ तो कुछ कलर नहीं, सेम ही रहेगा। ओके, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन से आप एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो कलरलेस ही होता है फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन, तो कोई चेंज नहीं रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। बेसिक में पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये रेड हो जाता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन में आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डालते हैं और वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो डिसोसिएट हो जाए उसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। तो एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे HCl है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है अपने आयंस में डिसोसिएट होने की। इसका मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो आप, H2SO4 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पर देखिए 3 आयंस बन गए, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी आप इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। दे हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर एसिड किसी भी स्किन पर गिर जाए या किसी की क्लोथ पर गिर जाए, वुड पर गिर जाए, तो वो उसको खराब कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है। तो इसका मतलब दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कोरोसिव नेचर। ठीक, अब डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। जैसे इन दोनों की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनका कोरोसिव नेचर रिलेटिवली बाकियों से ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करे तब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जनरल रिएक्शन तो ये होती है कि अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जनरली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, किससे? डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। और डाइल्यूट एसिड में भी आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट HCl की या फिर डाइल्यूट H2SO4 की है। ठीक है, HNO3 को आप नहीं लीजिएगा। HNO3 को ना लेने का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों हम नहीं ले सकते, उसका रीजन आपको मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है, जो भी हम रिएक्शन कराएंगे वो या तो HCl से कराएंगे या H2SO4 से कराएंगे। इसके अलावा और किसी एसिड से हमारे सिलेबस में रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा, जनरली क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी लैब में कराया जाता है कि अगर जिंक को हम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो क्या होता है? वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी को हम पॉप साउंड के साथ NCERT में दे रखा है, पॉप साउंड के साथ इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्शन लिखी है, Zn प्लस HCl, ZnCl2 फॉर्म होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, कोई और भी रिएक्टिव मेटल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी सेम काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा और MgSO4 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ मेटल से आप रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कैल्शियम से करा सकते हैं, पोटेशियम से करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम कर्ड और अदर फूड जो सार सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम मेटल वेसल में क्यों नहीं रख सकते, और रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है। कर्ड एंड अदर सार फूड स्टफ्स सच एज विनेगर, लेमन जूस और ऑरेंज जूस ETC should not be stored, should not be kept in metal vessels। ठीक है, जैसे कि कॉपर में, ब्रास में, इनमें अवॉइड करना होगा रखने के। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कर्ड एंड अदर सार फूड स्टफ्स कंटेन एसिड। ये एसिड कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड्स। ठीक है,
विच कैन रिएक्ट विद द मेटल्स, जैसे कि यहाँ पर मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ वेसल्स टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स, ठीक है, तो वो भी वहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बना सकता है, और जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई these foodstuffs should not be stored in these metal vessels। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड, ठीक है, अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करे तो क्या होगा, मेटल बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या मेटल का बाइकार्बोनेट बोलिए, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। अगर कोई बेसिक नेचर का है तो वो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर एसिडिक नेचर का है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिड हमेशा बेस से रिएक्ट करना चाहते हैं और बेस हमेशा एसिड से रिएक्ट करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट को आप देखो, कार्बोनेट को देखो या बाइकार्बोनेट को देखो, दे आर बेसिक इन नेचर, क्लियरली बात लिखी हुई है, दे आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद एसिड। अब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो जनरली क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, तो वहाँ पे ये बात यहाँ भी है, दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर विद द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बस एक्स्ट्रा रिलीज होती है, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे देखिए सिंपल वे में मैंने लिख भी दिया है, आप डायरेक्ट इसे भी लर्न कर सकते हो। तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपको पहले ही क्लियर कर रखी है, एसिड में आपको ध्यान रखना है, या तो आप H2SO4 लोगे या फिर HCl लोगे, ठीक है, इसके अलावा हमारे CBSE के सिलेबस में और कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्ट और वाटर और साथ में CO2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं मेटल कार्बोनेट के तौर पे कौन सा ले लूँ, Na2CO3 ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका रिएक्शन करा दिया सपोज डाइल्यूट HCl से करा दिया तो क्या होगा, यहाँ से देखिए सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, NaCl, यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, NaCl, साथ में यहाँ से वाटर भी फॉर्म होगा और साथ में CO2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट ले लीजिए, तो अगर हमने NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसका रिएक्शन हम HCl से करा दें डाइल्यूट फॉर्म में तो क्या होगा, यहाँ देखिए सेम प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा। आप बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, बैलेंस तो कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए, अगर हम कोई और मेटल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम ले लिया तो MgCO3, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया, आप HCl से फिर से करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, MgCl2 साथ में CO2 साथ में H2, ठीक है, या H2 ऐसे लिखो ना, सीक्वेंस क्यों खराब करें हम, H2 + CO2, ठीक है। या अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। और इसका रिएक्शन कराया HCl से, डाइल्यूट HCl से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सेम प्रोडक्ट बनेगा, MgCl2 साथ में H2O और साथ में CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन अपने आप से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं। इससे पहले जो रिएक्शन पड़ी वहाँ पर जो CO2 रिलीज हो रही थी, अगर उसे टेस्ट करना हो कि वो जो गैस निकल रही CO2 है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, और ये किसके लिए होता है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे पॉप साउंड वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, वैसे CO2 के लिए हम ये लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं एग्जैक्टली देखिए, अगर हम पास कर दें CO2 फ्रॉम लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ध्यान रखना आपको, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस को कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो अगर हम लाइम वाटर से CO2 को पास कर दें तो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न मिल्की, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर लिया है, अगर उससे हम CO2 गैस पास कर रहे हैं तो वो मिल्कीनेस आ जाता है, इसका मतलब जो गैस पास कर रहे हैं वो कौन सी है, CO2 है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में लिखी हुई है, अगर यहाँ से CO2 पास होगी तो क्या हो जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वाटर के साथ, जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं मिल्कीनेस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि अगर हम इसी में से और CO2 पास कर दें, सस्पेंशन बन गया, हम इसमें और CO2 पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका रीजन देखिए। तो इफ वी पास एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है, फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो द मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम, अब ये तो इनसॉल्युबल था जो दिखाई पड़ रहा था, ये अभी सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिल्कीनेस डिसअपियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्या होता है, देखिए ये सस्पेंशन था, ठीक है, ये सस्पेंशन था, इसमें और CO2 पास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि एक्वस फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करें तब क्या होगा, अभी क्या किया था, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का भी नेचर कैसा होगा, गेस करिए, मेटल ऑक्साइड का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, जनरली बेसिक नेचर होता है, कुछ एम्फोटेरिक वाले भी होते हैं, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे कि आप कोई भी देख लीजिए, जैसे आपने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, या कैल्शियम ऑक्साइड तो लिखा ही हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे ही कैसे रिएक्शन है, सारे ही कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, देखिए मेटल है सब में, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मेटल ऑक्साइड, और ये सारे के सारे बेसिक है। ठीक है, कुछ एम्फोटेरिक वाले भी होते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये रिएक्शन कराना हो, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl से हो रहा हो, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो आप समझ गए क्या बनना है, तो CaCl2 साथ में वाटर, बस बैलेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए MgSO4 साथ में वाटर। अब आप इसका रिएक्शन किसी से भी करा दीजिए, जैसे मैंने H2SO4 से ही करा दिया, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 साथ में वाटर। ठीक है, इसका रिएक्शन आप चाहो तो HCl से करा दो। ठीक है, हमें H2SO4 और HCl के अलावा कोई एसिड लेना ही नहीं, तो आराम से आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, KCl प्लस H2O। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। तो अगर एसिड वाटर से रिएक्ट करे, ठीक है, ये डाइल्यूशन का केस हुआ, ठीक है, आप डाइल्यूट की करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट करने की बात करो, क्योंकि एसिड में वाटर मिक्स होगा तो डाइल्यूट ही तो होगा। तो क्या होता है एग्जैक्टली होता क्या है, अगर केमिकली इसको ऑब्जर्व करें तो होता क्या है, देखिए अगर आप देखते हो कि अगर HCl है उसको हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो H+ में ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर HCl है ये वाटर से रिएक्ट किया, केमिकली इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से H+ रिलीज होगा और यहाँ Cl- रिलीज होगा, ये H+ ये वाटर के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और H3O+ आयन फॉर्म कर लेगा, और साथ में क्लोराइड आयन। एक तरीका मैंने ये भी आपको बताया था शुरू में, सबसे फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन किया गया कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कि वैसे तो ये रिएक्शन भी जो H+ वाली रिएक्शन होती है वो भी सही मानी जाती है, बट रियलिटी ये है कि हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेले। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक उसके पास पहले से ही होता है, एक और चाहिए होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चला जाए तो फिर वो कैसे स्टेबल होगा, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये कुछ तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पर H+ है, ये वाटर से फॉर्म होकर ये H3O+ आयन में फॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल वाटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ तो बढ़ेगी। सो अब यहाँ पे देखिए, व्हेन वाटर इज एब्सेंट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। व्हेन वाटर इज एब्सेंट द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड डज नॉट अकर। अगर वाटर नहीं है तो एसिड अपना एसिडिक नेचर कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने दिखाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे एक बात फिर से पढ़ लेते हैं, द वाटर इज एब्सेंट, व्हेन वाटर इज एब्सेंट द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन सेपरेट ही नहीं होगा, मतलब एसिडिक नेचर शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम एन एसिड डज नॉट अकर, समझ में आई बात, मतलब यहाँ पर एसिडिक नेचर शो नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए एक बहुत क्लियर कट एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हमने फर्स्ट देखिए ये टेस्ट ट्यूब थी जिसमें ड्राई HCl यहाँ से निकल रहा है,
ठीक है, ड्राई HCl है। और अगर हम इसको ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के पास लेकर आए तो हमें पता है HCl एसिडिक होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, कहीं से वाटर बिल्कुल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नो कलर चेंज, ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये HCl एसिड होते हुए भी अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर पा रहे। अब वहीं पे हमने सेकंड केस क्या लिया, अगर हम HCl के साथ थोड़ी वाटर वेपर भी ले लें और भले ही आप लिटमस पेपर को ड्राई रखो, एकदम ड्राई रखो, तो भी यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंजेस टू रेड, ये कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर मिल गया इसे। या ये भी हो सकता है कि अगर HCl गैस आपने ड्राई ली है, जैसे यहाँ पे देखिए HCl गैस अगर ड्राई है, आप ब्लू लिटमस को वेट ले लो, ठीक है, गीला करके ले लो, तो भी कलर चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन समझ में आया कि वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। एसिड तभी एसिड है जब उसके पास वाटर है। तो कंक्लूजन में यहाँ पे वही लिख रहा हूँ कि एसिड्स शो देयर एसिडिक नेचर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझ गए? अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में। देखिए, इससे पहले जो हमने रिएक्शन कराई वाटर का एसिड से, वो भी डाइल्यूशन का ही था, उसको हम केमिकली ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ पे हम इसको फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा से ही एक्सोथर्मिक है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर हीट रिलीज हो रही है, तो ये डेंजरस भी हो सकती है। तो करना क्या होता है, क्या हम अब डाइल्यूट करने का केस यही है कि आप एसिड में वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वाटर तो पहले से ही होता है, वाटर का कंसंट्रेशन रिलेटिवली आप इंक्रीज कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए, अगर देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ये मान लीजिए ये वाटर है, तो क्या हमें इसमें एसिड डालना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए ये एसिड है, ये एसिड है, तो क्या हमें इसमें वाटर ऐड करना चाहिए। देखिए केस हो सकते हैं, ठीक है, मिक्स तो करना ही है। तो कौन सा सही है, यहाँ पर एसिड को वाटर में डालना ये वाला सही है, ये रॉन्ग है। ठीक है, दिस मे बी वेरी डेंजरस ऑल्सो, ये डेंजरस भी हो सकता है, ये एक्सीडेंटल भी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, क्यों ऐसा है इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर, वाटर को मिक्स करने के साथ मिलेगा, ये बात कंफर्म हो गई। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होती है। तो क्या होता है, तो द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड इज शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। ठीक है, एसिड को इसमें वाटर में ऐड कर रहे हैं, साथ में उसको स्टिर भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टिरिंग, स्टिरिंग मतलब उसको किसी भी ग्लास रॉड से आप उसको स्टिर करते जा रहे हो, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। अगर मान लीजिए आपने कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डाला, जैसे ये वाला केस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो वाटर आपने ऐड किया वो एक्सोथर्मिक की वजह से वापस से स्पिल कर सकता है, एसिड आपके ऊपर गिर सकता है। ठीक है, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इस वजह से हम कभी भी डाइल्यूशन इस तरीके से नहीं करते, हमेशा हम एसिड को ही, कंसनट्रेटेड एसिड को ही ड्रॉप करके डालते हैं और उसको स्टिर करते जाते हैं, जिससे उसकी हीट डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है और वो डाइल्यूशन हमें मिल जाता है।